अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है और इसके रूल्स क्या हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का कैश बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करता है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट रेगुलर इंटरवल पर कंप्लीट की जाती है ताकि कैश का करेक्ट रिकॉर्ड इंश्योर हो सके। इससे फ्रॉड डिटेक्ट करने और किसी भी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन का पता लगाने में आसानी होती है। जब बैंक्स कंपनीज को बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं तो उसमें कंपनी के कैश का ओपनिंग बैलेंस, उस पीरियड की ट्रांजैक्शन और एंडिंग कैश बैलेंस होता है। ऑलमोस्ट हमेशा बैंक के कैश का एंडिंग बैलेंस और कंपनी के कैश का एंडिंग बैलेंस सेम नहीं होता है। इसको मज़ीद आसानी से बताने की कोशिश करूं तो इस चार्ट से बात समझ आ जाएगी कि कंपनी कैश बुक बनाती है और बैंक बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। जब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच नहीं करता तो उसमें जिन चीज़ों की वजह से बैलेंस सेम नहीं आता तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक तीसरी स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसके ज़रिए एडजस्टमेंट करके कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को रिकन्साइल किया जाता है। अब हम बात करेंगे उन रूल्स की और उन चीज़ों की जिनको एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले आप ये रूल देखेंगे कि कैश बुक में ऐड क्या करवाया जाता है जिसकी वजह से बैलेंस नहीं आया। नंबर 1, नोट बिल्स रिसीव बाय बैंक। नोट या बिल जो बैंक रिसीव करता है, यानी कि उसने रिसीव किया तो उसने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में नहीं हुआ तो अब ऐड करवाना है। इसी तरीके से नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन नोट बिल्स रिसीव बाय बैंक। नोट्स पर या बिल्स पर जो इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है बैंक की तरफ से तो वो तो स्टेटमेंट में है, अब आपने क्या करना है, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करवाना है। इंटरेस्ट हो मार्कअप यानी कि प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट, तो वो क्रेडिट कर दे। क्रेडिट मतलब इनकम, तो जो बैंक ने रिसीव कर ली अब आपने उसको क्या करना है, कैश बुक में ऐड करना है। इसी तरीके से नंबर 4, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड्स यानी कि शेयर के ऊपर होने वाला प्रॉफिट जो है वो बैंक कलेक्ट कर ले तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट में तो शो है, अब आपने कहाँ शो करवाना है, कैश बुक में। नंबर 5, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया। जब डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट में शो होगा, अब आपने क्या करना है, उसको कैश बुक में शो करवाना है। नंबर 6, पेमेंट लेस ट्वाइस। डबल पेमेंट आपने लेस करवा दी। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 माइनस करवानी थी, आपने एक बार करवाई फिर दूसरी बार करवा दी, तो ये तो 20,000 हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 है उसको आप वापस से क्या करोगे, एड अप करवा दोगे। उसके बाद लास्ट है आपके पास एरर बाय कंपनी विच रिजल्ट डिक्रीज इन रिसिप्ट साइड एंड इंक्रीज इन पेमेंट साइड। मतलब डिक्रीज मीन्स आपने डिपॉजिट 10,000 करवाए बट रिकॉर्ड 7,000 कर दिए तो 3,000 कम है, उनको ऐड करेंगे। इसी तरह इंक्रीज मीन्स पेमेंट कम की है पर रिकॉर्ड ज़्यादा कर दी है। ये हैं आपके रूल्स नंबर 1। बाद रूल नंबर 2 है कि कैश बुक से आपने लेस क्या करवाना है। नंबर 1, नोट्स बिल्स पेड बाय बैंक। बैंक ने नोट्स या बिल वगैरह पे कर दिए यानी कि पेमेंट चली गई, वहाँ पर तो रिकॉर्ड कर दिया, वहाँ से तो लेस करवा दिया, अब आपने अपने पास से लेस करवाना है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन नोट्स बिल्स पेड बाय बैंक। बैंक नोट्स या बिल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर देगा तो आपको भी अपने पास से लेस करवाना होगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक इंटरेस्ट को क्या कर दे, डेबिट। इंटरेस्ट डेबिट होगा तो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस की वजह से आपके पैसे जाएंगे तो इसको भी कैश बुक से लेस करवाना पड़ेगा। ज़कात डिडक्शन हो गई, उसने ज़कात काटी है तो आपको भी अपने पास से इसको लेस करवाना पड़ेगा। बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक ने आपको कोई भी सर्विस दी उसके ऊपर चार्जेस डिडक्ट कर लिए तो आपको ऑन द अदर हैंड कैश बुक से भी इसको लेस करवाना पड़ेगा। नंबर 6, कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने फर्म की बिहाफ के ऊपर कोई भी कलेक्शन की है और उसके चार्जेस लिए हैं तो अब आपको इसको भी कैश बुक से लेस करवाना पड़ेगा। नंबर 7, रिजेक्टेड चेक, डिसऑनर चेक, NSF यानी कि नॉट सफिशिएंट फंड चेक या बाउंस चेक, यानी कि चेक साइन के डिफरेंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, नॉट सफिशिएंट फंड करार दे दिया गया, यानी कि अगले बंदे के जिसने विड्रॉ किया है चेक उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो उसकी वजह से क्या कर दिया, वापस कर दिया, जो कि पहले रिकॉर्ड हो चुका था। अब उसको क्या करना है, पैसे तो मिले नहीं डिपॉजिट करवाने के बाद,
तो आपने उसको लेस करवा देना है। पोस्ट डेटेड चेक जिसके ऊपर फ्यूचर डेट होती है तो उसको भी आप इसमें लेस करवा दो। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब क्या, यानी कि इनकम पे जो टैक्स दिया जाता है उसको भी आप अपने पास से क्या करोगे, कैश बुक से लेस करवाओगे। एनी अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एंड एक्सपेंस पेड बाय बैंक, कोई भी एक्सपेंस या लायबिलिटी बैंक पे करेगा तो उसको आप अपने पास से भी यानी कैश बुक से भी लेस करवाओगे। लास्ट इसके पास है नंबर 11, एरर बाय कंपनी विच रिजल्ट इंक्रीज इन रिसीव साइड। रिसीव साइड पर इंक्रीज हो जाए ऐसा एरर कर दे वो, एंड डिक्रीज इन पेमेंट साइड, और पेमेंट साइड पर डिक्रीज हो जाए। ये क्या मतलब, इंक्रीज मीन्स डिपॉजिट जितना था रिकॉर्ड उससे ज़्यादा कर दिया। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज मीन्स पेमेंट जितनी की थी रिकॉर्ड उससे कम की है। ये है रूल नंबर 2। अब आपके पास रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट जिसको पासबुक भी कहते हैं, उसके अंदर आपने क्या चीज़ें ऐड करवानी और क्या चीज़ें लेस करवानी। पहले ऐड की बात कर लेते हैं। नंबर 1, अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक वो चेक हैं बैंक में डिपॉजिट करवाए पर अभी बैंक ने क्लियर नहीं किए या रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि चेक क्लियरिंग प्रोसेस में थे, तो इसको भी आप ऐड करवाओगे। नंबर 2, अनरिकॉर्डेड चेक। चेक डिपॉजिट करवाए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए गए जिसकी वजह से बैलेंस नहीं आया, तो इसको भी ऐड करवाना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3, लास्ट डे डिपॉजिट या लेट डिपॉजिट। स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद मंथ के बिल्कुल आखिर में जो डिपॉजिट करवाते हैं जो कि स्टेटमेंट में शो नहीं होते क्योंकि स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी होती है, तो इसको भी आप ऐड करवाओगे। नंबर 4, डिपॉजिट इन ट्रांजिट मींस कैश और चेक जो कंपनी रिसीव करके रिकॉर्ड कर चुकी हो बट बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ना किया हो, तो इसको भी आप क्या करवाएंगे, एड अप करवाएंगे। नंबर 5, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। चेक डिपॉजिट करवाया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं किया, तो ये बिल्कुल वही वाली बात है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट या लास्ट डे डिपॉजिट वाली। लास्ट है आपके पास एनी एरर मेड बाय बैंक। बैंक कोई भी ऐसा एरर कर दे जिसकी वजह से क्या हो, विच रिजल्ट डिक्रीज इन बैलेंस, बैलेंस कम आ जाए, मींस जितनी अमाउंट थी उससे कम आपने रिकॉर्ड कर दी, तो इस जितनी कम रिकॉर्ड की है उसको अब आप वापस क्या करोगे, एड अप करवा दोगे। रूल नंबर 4, लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। नंबर 1, अनप्रेजेंटेड चेक। ये ऐसा चेक है जिसको कंपनी अपने रिकॉर्ड में इंटर कर लेती है पर बैंक ने उसे पे नहीं किया होता। जब पे नहीं किया तो लेस नहीं हुआ, तो अब आपने क्या करवाना है, लेस करवाना है। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग चेक। ऐसे चेक्स जो कंपनी पेमेंट के लिए क्रेडिटर्स को इशू करे पर अभी तक पेमेंट ना हुई हो या फिर क्रेडिटर उस चेक को लेकर ही ना आया हो। जब लेकर नहीं आया तो माइनस कैसे हुआ, तो अब आपने बैलेंस लाने के लिए क्या करना है, उसको लेस करवा देना है। नंबर 3, चेक इशूड बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। चेक तो इशू किया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुआ, अब वो अनप्रेजेंट था या आउटस्टैंडिंग था, तो इस तरीके की वर्डिंग भी एग्जामिनर आपसे बोल सकता है। लास्ट आपके पास क्या है, एनी एरर मेड बाय बैंक। बैंक कोई भी ऐसा एरर कर दे विच रिजल्ट इंक्रीज इन बैलेंस, जिसकी वजह से आपका बैलेंस क्या हो, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, मीन्स जितनी अमाउंट रिकॉर्ड करनी थी उससे ज़्यादा रिकॉर्ड कर दे। यानी कि आपने 50,000 रिकॉर्ड करनी थी तो उसने 80,000 रिकॉर्ड कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एरर है कि 30,000 से अमाउंट आपने क्या कर दी है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रूल्स मुकम्मल हो गए कि क्या ऐड करवाना था और क्या लेस करवाना था। इसके बाद आगे जो मज़ीद हम जिन रूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो रूल्स ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए से कोई भी अगर एरर होगा तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं। Now, you have rules for rectification of errors in bank statement and cash book। यानी कि कैश बुक में जो भी एरर हुआ या बैंक स्टेटमेंट में उसको आपने रेक्टिफाई कैसे करना है। यू मस्ट फॉलो द 3 स्टेप। आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, वेयर, कि यानी कि गलती हुई कहाँ है, कैश बुक में या पासबुक में। उसके बाद आप फाइंड करोगे स्टेप 2 के अंदर करेक्टेड अमाउंट। करेक्टेड अमाउंट कैसे निकलेगी, करेक्ट अमाउंट माइनस रॉन्ग अमाउंट। अब अगर करेक्ट अमाउंट ज़्यादा है और रॉन्ग अमाउंट कम है तो आपका पॉजिटिव में आंसर निकलेगा, लेकिन करेक्ट अमाउंट अगर कम है और रॉन्ग अमाउंट ज़्यादा है तो आपका माइनस में आंसर निकलेगा। थर्ड चीज़ आपने ये देखनी है कि ये एरर हुआ किस वक्त है, डिपॉजिट करवाते वक्त या फिर इशू करवाते वक्त। अब आप एक बात याद रखें कि करेक्ट अमाउंट में से रॉन्ग अमाउंट जब आप माइनस करवाओगे तो करेक्टेड अमाउंट अगर प्लस में आती है तो क्या होगा, माइनस में आएगी तो क्या होगा।
तो डिपॉजिट करते वक्त अगर करेक्टेड अमाउंट प्लस में आए तो प्लस करवाएंगे, और अगर डिपॉजिट करवाते वक्त करेक्टेड अमाउंट माइनस में आए तो उसको माइनस करवाएंगे। इशू या विड्रॉल करते वक्त अगर करेक्टेड अमाउंट प्लस में आए तो उसको माइनस करवाएंगे, और अगर करेक्टेड अमाउंट इशूड या विड्रॉल करवाते वक्त माइनस में आए तो उसको प्लस करवाएंगे। अब इस बात को समझें कि डिपॉजिट करते वक्त प्लस में आंसर आया तो प्लस क्यों करेंगे और माइनस में आंसर आया तो माइनस क्यों करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने डिपॉजिट करवाई 25,000 रुपीज़ और रिकॉर्ड कर दिए 22,000 रुपीज़, तो करेक्ट अमाउंट 25,000 है और रॉन्ग अमाउंट 22,000 है। जब करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस करवाएंगे तो प्लस में 3,000 आएगा, इसका मतलब 3,000 आपने कम प्लस किए हैं, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं आया, तो अब इसको ऐड करवा के बैलेंस लाना है। इसी तरीके से माइनस में आंसर आए तो माइनस करवाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि रॉन्ग अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड की और करेक्ट कम, तो जितनी ज़्यादा की उसका डिफरेंस निकाल के उसको लेस करवा देंगे। इसी तरह इशू करते वक्त प्लस में आंसर आएगा तो माइनस करवाएंगे और माइनस में आंसर आएगा तो प्लस करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट की 40,000 की और रिकॉर्ड कर दी 35,000, करेक्ट अमाउंट 40,000 है और रॉन्ग अमाउंट 35,000 है। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो 5,000 प्लस का आएगा, क्योंकि करेक्ट अमाउंट बड़ी है, तो मतलब क्या हुआ कि आपने 5,000 कम लेस करवाए हैं, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं आया, तो अब लेस करवाना है। इसी तरह माइनस में आंसर आएगा तो प्लस करवाएंगे, क्योंकि कम अमाउंट लेस करवानी थी लेकिन लेस ज़्यादा करवा दी, तो डिफरेंस लेके उसको वापस ऐड करवा देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।